दोस्तों स्वागत है आज की एक और नई वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं टीडीएस के बारे में। और आज जो ये पढ़ेंगे टीडीएस की प्रोविजंस ये होंगे असेसमेंट ईयर 2020 और 21 यानी 2020-21 के हिसाब से। तो चलो पढ़ते हैं जल्दी से। एक शॉर्ट समरी रिवीजन होगा ये अपना टीडीएस के प्रोविजंस का। तो जिसको टीडीएस के प्रोविजन नहीं पढ़े उनको भी कुछ ना कुछ समझ में ज़रूर आ जाएगा। देखो टीडीएस जो है उसका मतलब होता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी कि आपको कोई इनकम मिलती है, यानी कोई आदमी, ये मान लो राम है, ये आपको कोई पैसे देने वाला है और पैसे देने से पहले सरकार ने बोला कि भाई तू इसको पैसे देना, तो उससे पहले कुछ काट लेना इसमें से और वो काट के हमको दे देना सरकार को। ठीक है, तो ये आपका टैक्स हो गया जो कि इसने जमा करा दिया है। फिर आप अपनी रिटर्न भरोगे जब, तो आप इसकी क्रेडिट ले सकते हो। ऐसा कुछ सिस्टम होता है। तो उसकी बहुत सी सेक्शन होती है, तो उन्हीं सेक्शंस का हम देखने वाले कौन कौन सी सेक्शन होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट सेक्शन जो है वो है 192। इस सेक्शन में किसका दिया हुआ है? इस सेक्शन में दिया हुआ है सैलरी से रिलेटेड टीडीएस का। यानी अगर आप नौकरी करते हो, आपको नौकरी से कमाई हो रही है, तो इस सेक्शन में आपका नौकरी से टीडीएस कटता है। और ये कौन काटता है? ये आपका एम्प्लॉयर काटता है। इसमें एम्प्लॉयर का मतलब आपका नियोक्ता जिसने आपको नौकरी दी हुई है। और आपका टीडीएस कटेगा, और कितना कटेगा? उतना कटेगा जितनी आपकी रेट अप्लीकेबल होगी आपकी सैलरी के हिसाब से। जैसे आपको पता है स्लैब होती है इनकम टैक्स की 2.5 लाख होती है, 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं कटता है। फिर नेक्स्ट 2.5 लाख पे कितना करता है? 5%। फिर नेक्स्ट 5 लाख पे कितना करता है? 20%। उसके बाद में उससे आगे जितना भी उस पर 30%। तो आप इसके हिसाब से जिस भी स्लैब में आओगे उस स्लैब के हिसाब से आपकी टैक्स जो है टैक्स टीडीएस कटेगा 192 में। और कौन काटेगा? आपका एम्प्लॉयर काट के जमा करा देगा सरकार को। फिर आपको टीडीएस की क्रेडिट मिल जाएगी, जिसको आप अपनी रिटर्न भरोगे तो उस रिटर्न में आप उस क्रेडिट को काम में ले सकते हो। अपनी जो भी आप इनकम टैक्स की रिटर्न भरोगे उसकी रिटर्न की क्रेडिट में आप काम में ले सकते हो। उसके बाद में दूसरी सेक्शन आती है। दूसरी सेक्शन का नाम है 192A। ये है जो आपको पीएफ का पैसा मिलता है उसके लिए। पीएफ जो प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा कराते रहते हैं एम्प्लॉय सारे, जितने दिन वो काम करते रहते हैं उतने दिन वो पैसा जमा कराते रहते हैं। लास्ट में जो होता है वो पैसा मिल जाता है। तो इसमें जो है इसमें एक मिनिमम एग्जाम्पशन दी हुई है पीएफ के पैसे में कि भाई 50,000 रुपये तक अगर किसी को मिलता है ना, तो बोलते हैं हम टीडीएस नहीं काटेंगे। यानी 50,000 यानी कम अमाउंट मिले, गरीब आदमी है बेचारा पहले से, इसका क्या टीडीएस काटेंगे। लेकिन इससे ज़्यादा अगर किसी को मिल रहा है तो पूरी अमाउंट पे कितना कटेगा? 10%। 10% की रेट से कटेगा। अगर आपने पैन नंबर अपना बता दिया है काटने वाले को, अगर आपने बोला कि मैं पैन नंबर नहीं बताऊंगा, तो फिर वो बोलेंगे साहब हम 42.744% से काटेंगे, यानी इतनी ज़्यादा रेट से कटेगा। इसलिए पैन नंबर लोग बता देते हैं यूजुअली। अच्छा, तो ये किसके लिए होगी 192? ये होगी पीएफ के लिए। पीएफ से पैसा मिलता है उस पर। 3 की बात करें, तीसरे नंबर पर कौन सी सेक्शन आती है? तो तीसरे नंबर पर आती है 193। ये सेक्शन किससे रिलेटेड है? इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़। सिक्योरिटीज़ जो भी होती है जिन पे अपने को इंटरेस्ट मिलता है, जो कि जैसे बॉन्ड डिवेंचर जो भी होते हैं, तो उन पे जो इंटरेस्ट मिलेगा उस पे अगर कोई भी आदमी, एनी पर्सन, किसी निवासी को, रेजिडेंट को, देखो ऊपर वाले में भी रेजिडेंट था, इनमें भी दोनों में रेजिडेंट था। रेजिडेंट मतलब क्या होता है? निवासी। यानी अगर किसी निवासी को पेमेंट करोगे ना आप, तो ये टीडीएस काटोगे, यानी कि जो भारत का निवासी है। तो इस रेजिडेंट को अगर पेमेंट होता है किसी भी इंटरेस्ट का किसी भी सिक्योरिटी पे, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में टीडीएस काटा जाएगा। लेकिन कितना काटा जाएगा पहले तो बताता हूँ, 10%। लेकिन उसके साथ में ये बोला है कि भाई अगर 5,000 रुपये तक की ही इंटरेस्ट पेमेंट करो, सिर्फ 5,000 रुपये तक का, तो टीडीएस नहीं कटेगा। ठीक है, ये हो गई एग्जाम्पशन। और एक बॉन्ड आता है स्पेशल, उसको बोलते हैं 7.75% टैक्स सेविंग बॉन्ड। सेविंग बॉन्ड बोलते हैं, टैक्सेबल बॉन्ड, सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड जो ये है, इस पे भी ये एक स्पेशल बॉन्ड है। सिर्फ यही है जिसपे कि 10,000 की लिमिट दी है, 10,000 तक का इंटरेस्ट नहीं कटेगा। बाकी नॉर्मल सब पे 5,000 की लिमिट, 5,000 से ऊपर देंगे तो 10% इंटरेस्ट जो टीडीएस है वो कट जाएगा। इंटरेस्ट मुंह से निकल गया मेरा, टीडीएस कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 4 नंबर की बात करते हो। 4 नंबर पे अब आती है 194A। 194A सेक्शन ये है इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज़। यानी ऊपर तो अपन ने बात की थी सिक्योरिटीज़, ऊपर तो अपन ने बात की थी इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, जिसका दिया था कि 5,000 के एग्जाम से 10% कटता है। ये है इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज़, जैसे बैंक इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, तो उसमें उस केस में क्या होगा? इसमें जो है इसमें भी 10% ही कटता है, रेजिडेंट के लिए ही कटता है। ठीक है, लेकिन जो एग्जाम्पशन दी हुई है ना कि भाई अगर 40,000 रुपये तक का इंटरेस्ट जमा हुआ है और अगर बूढ़ा आदमी है, यानी सीनियर सिटीजन है ना, सिटीजन है, तो उसके लिए 50,000 रुपये तक अगर बैंक में इंटरेस्ट जमा हुआ है तो इन पे टीडीएस नहीं कटेगा। और इससे ज़्यादा होगा तो कितना कटेगा? 10%। ओके, तो ये कौन सी सेक्शन होगी अपनी? 194A। 194A इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। सही है। उसके बाद 5 की बात करते हैं अपन। 5वें नंबर पर कौन सी सेक्शन आती है? 5वें नंबर पर जो सेक्शन आती है वो आती है 194B, है ना।
बी से देखो, इसको याद करने के तरीके मैं बताऊंगा, यहाँ तक तो याद कर लेना, इसके बाद मैं सबके तरीके बताने वाला हूँ थोड़े थोड़े। तो 194 बी, बी से मतलब बैटिंग, बैटिंग गैमलिंग का मतलब होता है जुआ खेलना, ये करना वो करना। तो भाई ये जुए, ये कौन सी चीज़ें होती है जो जुए की तरह काम करती है, जैसे कि लॉटरी हो गई है ना, पजल गेम हो गया, जैसे वो अखबार में पजल आती है, भरते हैं तो कोई को प्राइज़ मिलता है, वो चीज़ें हो गई। ठीक है, अदर गेम, कोई भी गेम हो जाता है ना, कोई भी गेम जिसमें आपको पता नहीं आप जीतोगे नहीं जीतोगे, तो इन पे जो है, इन पे मैक्सिमम रेट से किसी भी आदमी को पेमेंट कर रहे हो, एनी पर्सन। 194 बी, लॉटरी, पजल, अदर गेम, कुछ भी है, इन पे जो भी इनाम मिलता है उस पर मैक्सिमम रेट से 30% से टैक्स कटता है। लेकिन अगर अमाउंट पेड 10,000 रुपये तक ही है तो फिर टैक्स, TDS नहीं कटेगा। टैक्स का मतलब TDS। ओके, अब 6 नंबर पे चलते हैं अपन। अगली जो अपनी आती है वो है 194 डबल बी। वो तो एक बी थी, ये डबल बी है, यानी कि बैंकर बैटिंग कौन सी होती है? बैटिंग ऑफ हॉर्स रेस की। हॉर्स रेस तो खतरनाक बैटिंग है, क्योंकि इसमें पता ही नहीं होता क्या होने वाला है। ठीक है, तो हॉर्स रेस की बैटिंग पे, इस पे भी कोई भी पर्सन किसी पर्सन को पेमेंट करता है तो उसको काटना होगा 30% की रेट से TDS। डबल बी, बड़ी बैटिंग यानी कि हॉर्स रेस, और इसमें भी लिमिट दी हुई है, जो एग्जाम्शन लिमिट है वो 10,000 रुपीज़ की। तो ये हो गई अपनी डबल बी वाली, कौन सी? 194 डबल बी, बड़ी बैटिंग, हॉर्स रेस, और कितनी एग्जाम्शन? 10,000 रुपीज़। और किसको करना है पेमेंट? किसी को भी कर सकते हैं। उसके बाद में 7वें नंबर पे चलते हैं अपन। तो 7वें नंबर पे जो सेक्शन आती है वो आती है 194 सी। अब देखो, याद करने का तरीका एकदम सही है। 194 तो सबको याद रहेगा, 194 कॉमन है। सी का मतलब कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टर, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, यार क्या दब गए। कॉन्ट्रैक्टर को अगर पेमेंट करते हैं तो उस पे इस सेक्शन के अंदर जो है अपन TDS काटेंगे। और पेमेंट किसको होगा? पेमेंट होगा अगर किसी रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्टर को, है ना, रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट होगा। रेजिडेंट का मतलब समझा दिया मैंने, निवासी, यानी रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्टर होना चाहिए कॉन्ट्रैक्टर, क्योंकि पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर की सेक्शन है तो कॉन्ट्रैक्टर ही होगा ना स्पेशली। ठीक है, और उसके बाद में इसमें कुछ एक एग्जाम्शन भी दिए हुए, लेकिन उससे पहले मैं बताता हूँ रेट क्या होगी। रेट जो होगी वो होगी 1%। कब? अगर कॉन्ट्रैक्टर जो है ना वो है इंडिविजुअल है उसको तो, और HUF यानी कि कोई आदमी है, अकेला आदमी, प्राणी, मतलब कोई मान लो एक है आपका पड़ोसी, वो कॉन्ट्रैक्ट लेता, आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया, तो फिर इंडिविजुअल, हालांकि आप काट नहीं सकते, आप काटोगे नहीं, आदमी इंडिविजुअल को कॉन्ट्रैक्ट देंगे तो 1% की दर से काटा जाएगा। ठीक है, और 2% की दर से काटा जाएगा। किसको देंगे? तो कंपनी हो गई कोई, ठीक है, अदर पर्सन, कोई भी अदर पर्सन जो इंडिविजुअल नहीं है, कंपनी हो गई, पार्टनरशिप फर्म हो गई, जो भी होगी, उसको 2% की रेट से काटेंगे। क्या? TDS काटेंगे। ठीक है, और बाकी एग्जाम्शन जो लिमिट है, अगर इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट के लिए 30,000 का पेमेंट करते हो ना, इसमें एग्जाम्शन दी हुई है। इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट यानी यहाँ पे इंडिविजुअल का मतलब आदमी नहीं है, यहाँ पे इंडिविजुअल का मतलब है एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए अगर 30,000 का पेमेंट करते हो नहीं काटना पड़ेगा। और सारे कॉन्ट्रैक्ट मिला के अगर 1 लाख तक का पेमेंट करते हो तो भी नहीं काटना पड़ेगा। लेकिन अगर इनमें से कोई सी भी होगी ना, लिमिट ओवर, ऊपर चलेगी उस लिमिट से, तो फिर काटना पड़ जाएगा। किस रेट से? ये 2 रेट जो स्पेसिफाई की हुई है स्पेसिफिकली, उस रेट से काटना पड़ेगा। और किसी ऐसे आदमी को पेमेंट करते हो जो मान लो वो चलाता है कि सामान इधर उधर लाने ले जाने के लिए, ट्रक वर्क उसके पास है, ठीक है, और उसके पास, बेचारे के पास 10 से कम ट्रक है, गरीब आदमी है, 10 से कम है, तो उसको अगर पेमेंट करोगे तो वो भी नहीं होगा अगर वो अपना पैन नंबर देता है। इस पर भी नहीं काटना पड़ेगा फिर, क्योंकि ये गरीब आदमी है, इस गरीब आदमी का अगर TDS काट लेंगे तो ये क्या कमाए खाएगा। तो इसलिए इस पर जो है एग्जाम्शन दी गई है। ठीक है, अब अगली जो सेक्शन है, किस नंबर पे आ गए थे अपन? 8 नंबर पे आएंगे। अब अगली जो सेक्शन है 194 डी। अब डी से मैंने कैसे याद किया हुआ है? मेरे दोस्त का नाम है दिनेश, तो मैं ऐसे याद रखता हूँ कि दिनेश जो है वो इंश्योरेंस का काम करता है। दिनेश जो है वो इंश्योरेंस का काम करता है। आपके भी कोई डी से अगर कोई भी हो घर में, तो ऐसे याद कर लो कि डी पे जिसका भी नाम है, आपके दोस्त हो, मित्र हो, रिश्तेदार हो, कि वो इंश्योरेंस का काम करते हैं। तो इससे आपको जैसे वो डी याद आएगा, उनका नाम याद आएगा, और उनका नाम याद आते हैं, आपको याद आएगा कि वो इंश्योरेंस का काम करते हैं। तो ये इंश्योरेंस कमीशन के लिए है, इंश्योरेंस कमीशन के लिए ये सेक्शन है। इंश्योरेंस कमीशन जिसको भी मिलता है ना, उसका इसी सेक्शन में 194 डी में जो है TDS काटा जाता है। और इसमें जैसा पहले बताया मैंने, रेजिडेंट आएंगे, नॉन रेजिडेंट का TDS तो काटेंगे नहीं ना अपन। और उसके अलावा जो है, अगर इंश्योरेंस कमीशन है वो 15,000 रुपये तक है तो उनका TDS नहीं काटा जाएगा। 15,000 का, यानी कि गरीब आदमी इतना ही मिल रहा है, इसमें थोड़ी काटेंगे। और अगर इससे ऊपर है तो टोटल अमाउंट पे 5% की रेट से काटा जाएगा। 5% ये रेट है, मैं नहीं डिसाइड करता हूँ, गवर्नमेंट करती है।
तो ये याद रखनी पड़ेगी, कोई इसका उपाय है नहीं, ठीक है। रेट नहीं रटवा सकते किसी भी तरीके से, और ये बदलती रहती है, तो चेक कर लेना। आगे अगर आप वीडियो बाद में देख रहे हो तो मैच कर लेना कि भाई गूगल में सीधा डालना इस सेक्शन का नेम और डायरेक्ट आपके पास जो है रेट वो आ जाएगी, आप मैच कर सकते हो उस रेट से। उसके बाद अगली जो है वो है 194, सॉरी 194 नहीं लिखा मैंने, यहाँ नीचे लिख लेता हूँ थोड़ा मैं। ये हो गई 9 नंबर की, ये हो गई अपनी 194 DA। 194 DA ये किस चीज़ की सेक्शन है? ये सेक्शन है कि भाई अगर देखो ऊपर डी से अपन ने जिसका भी नाम माना था कि भाई इंश्योरेंस एजेंट है, तो अब डी तो दोबारा आया है लेकिन ए हो रहा है इसके साथ में, तो इसका मतलब यह है कि इंश्योरेंस पे जो अमाउंट मिलती है, इंश्योरेंस की जो अमाउंट मिलती है ना, इंश्योरेंस पेमेंट, यानी जिस भी आदमी को इंश्योरेंस की कोई भी अमाउंट मिलेगी तो उस पर TDS काटा जाएगा। यहाँ पे कमीशन नहीं है, यहाँ पे मान लो आपने LIC कराई, आपको आपकी LIC का अमाउंट मिलता है, ऐसा है इस हिसाब से, मतलब जिसने करवाई उसको मिलती है ना, उस पर 194 DA में काटा जाएगा। अब कितना काटा जाएगा भाई, तो स्पेशली वही चीज़ रेजिडेंट के लिए सबसे पहले तो ये है ना, और एग्जाम्शन देख लो सबसे पहले। एग्जाम्शन अगर 1 लाख रुपए तक मिलती है तो फिर तो कुछ नहीं काटेंगे, बोलेंगे भाई इंश्योरेंस करवाई, बेचारे ने इतने साल पैसे जमा करवाए हैं, 1 लाख रुपए मिले हैं तो इस पर भी काट लेंगे, तो ये अपने को गाली निकालेगा, तो 1 लाख पे नहीं काटते हैं। उसके बाद में भाई मेरे, उसके बाद में अगर 1 लाख से ऊपर मिलती है तो फिर 5%, कितना 5%, क्योंकि देखो इसमें इंश्योरेंस कमीशन में 5% था, इसमें 5%, तो इस तरीके से तो थोड़ी बहुत याद रख सकते हो रेट को, अदरवाइज जो है याद रखनी पड़ेगी, कोई उपाय इसका है भी नहीं। उसके बाद बात करते हैं भाई की 10 नंबर की। 10 नंबर पे आती है 194E। अब मैंने इसको कैसे याद किया हुआ, ये जो है 194E ये है नॉन रेजिडेंट जो है स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट्स एसोसिएशन, ये बाकी सब जो है इनको मिलता है ना जो भी, यानी कि नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्स एसोसिएशन, ठीक है, इनको पेमेंट मिलता है ना, तो उनके लिए काटते हैं। यानी कोई बाहर से आया है खेलने के लिए भारत में, उसको कुछ मिला है यहाँ से भारत से, तो अब ये यहाँ पे रेजिडेंट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि नॉन रेजिडेंट पहले लिख दिया, ठीक है। तो भारत से बाहर से कोई खेलने आया है तो उसको जो भी पैसे देंगे उस पर TDS काट के ही उसको पेमेंट किया जाएगा। इसके लिए कोई एग्जाम्शन लिमिट नहीं है, एग्जाम्शन लिमिट कोई भी नहीं है नॉन रेजिडेंट वाले के लिए। और बाकी जो टैक्स कटेगा वो कटेगा 20% पे। अब इसको याद कैसे रखेंगे? ई से अगर कोई खिलाड़ी याद रख सकते हो तो देखो, ई से कोई भी खिलाड़ी जो कि बाहर का खिलाड़ी है, क्रिकेट के फैन हो, मैं तो हूँ नहीं, जो मुझे नहीं पता, ई से अगर कोई बाहर का खिलाड़ी है तो उसको याद कर लो कि वो बाहर का है, तो यहाँ पे खेलने आएगा तो उसका कौन सी में कटेगा? 194E में, नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन, ठीक है। और वैसे मैं याद रखता हूँ कैसे इसको, ई से एमिनेम जो रैपर है विदेशी, तो मैं ऐसे लगता हूँ विदेशी रैपर, विदेशी स्पोर्ट्समैन, ऐसे कुछ दिमाग में कुछ भी सेट कर लो, उससे याद आ जाएगी चीज़ें। तो हर एक सेक्शन को किसी चीज़ के साथ जोड़ लोगे ना तो याद हो जाएगी, नहीं तो बड़ी मुश्किल रहती है ये सेक्शन याद करना। उसके बाद 194EE। अब भाई पहली तो ई थी, अब कौन सी है? अब है डबल ई। लेकिन डबल ई ऐसा नहीं है कि ऊपर वाली ई से जोड़ के नॉन रेजिडेंट से कर दोगे, ऐसा नहीं है। ये डबल ई जो है ना, ये है पेमेंट। किस चीज़ का पेमेंट हो आपको? कि जो डिपॉजिट आपने करवाई है ना नेशनल सेविंग स्कीम में, नेशनल सेविंग स्कीम में डिपॉजिट जो करवाई ना, उसका पेमेंट अगर आपको मिलता है तो वो किस में आएगा? 194EE में। और ये कोई भी पर्सन हो सकता है जो दे, किसी को भी मिल सकता है, और देने वाला भी कोई भी पर्सन हो सकता है, ठीक है। और इसमें जो है आपको एग्जाम्शन जो मिलती है, एग्जाम्शन मिलती है 2500 रुपये तक की, और 2500 से ऊपर अगर अमाउंट है तो फिर टोटल अमाउंट पे 10% की रेट से जो है TDS काट लिया जाएगा, ठीक है। तो याद रख लेना, डबल ई का मतलब नेशनल सेविंग स्कीम डिपॉजिट पेमेंट, नेशनल सेविंग स्कीम डिपॉजिट पेमेंट। अब इसको याद कैसे करोगे वो देखो, पर रट लो, रटा मार लो, जिस चीज़ का कुछ नहीं बैठ सकता, डबल ई सब क्या बैठा है इसमें, तो फिर उसका रटा मारो। और बाकी जिसका बैठा सकते हो, जैसे कि नॉन रेजिडेंट जो है स्पोर्ट्समैन है, तो ई से अगर कोई स्पोर्ट्समैन याद आता है तो उसको याद रख सकते हो। और उसके बाद में 194G। अभी जी है भाई, जी क्या है? जी है कमीशन, रेम्यूनरेशन, प्राइज, स्टॉकिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग, परचेजिंग, सेलिंग, लॉटरी टिकट। यानी कि लॉटरी टिकट अगर कोई भाईजी बेचता है, लॉटरी टिकट कोई भी आदमी बेचता है, तो उसके बेचने पे उसको जो कमीशन मिलता है ना, उस पे लगेगा। अब मैं तो कैसे याद किया हुआ है कि मेरे एक भाई का नाम गोपाल है, तो मैं देखता हूँ कि गोपाल लॉटरी टिकट बेचने का काम करता है, ठीक है, गोपाल। तो आपका भी जी से कोई हो तो याद रख लो कि भाई वो जो है लॉटरी टिकट बेचता है, तो उसका क्या होगा। और इसकी जो है थ्रेशोल्ड लिमिट, एनी पर्सन हो सकता है इसमें भी, ठीक है, एनी पर्सन। और इसमें जो एग्जाम्शन लिमिट है वो बराबर है किसके? इंश्योरेंस वाले के। इंश्योरेंस वाले में कितनी थी अपनी? देखो ये चीज़ें याद रख सकते हो। इंश्योरेंस कमीशन, यहाँ भी कमीशन था और 15,000 थी, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लॉटरी कमीशन है
और इसका भी बराबर रहेगी 15,000 की, ठीक है। और अगर 15,000 से ऊपर गया तो कितना कटेगा, वही 5%। इंश्योरेंस कमीशन में भी इतना ही था, ये दोनों सेम है, तो कमीशन से ये तो याद हो जाएगी, ठीक है। बस 194G को याद रखना है कि गोपाल जो है वो लॉटरी बेचता है और लॉटरी से कमीशन उसको मिलता है। ऐसे मैंने याद किया हुआ, आप अपना कुछ और लगा लो, आपका भाई का नाम और गणेश हो, गिरिराज हो, गिरिवर हो, जो भी हो उस हिसाब से, गिरिजा आपकी बहन का नाम हो, जो भी जैसे भी, तो वैसे याद कर लो। ऐसे ऐसे याद रखते हैं तो वो चीज़ें याद रहती है, अदरवाइज़ भूलने की प्रबल संभावना है, क्योंकि बहुत सारी सेक्शन अभी तो और आएगी, अभी तो स्टार्ट हुई है। तो इसीलिए इन चीज़ों को वैसे जोड़ के रखो। 194H आ गई अगली सेक्शन भाई। एच किस चीज़ की सेक्शन है, एच है कमीशन और ब्रोकरेज की, है ना, कमीशन और ब्रोकरेज। अब भाई इसको मैंने कैसे याद किया, मैंने याद किया इसको कि भाई हिम्मत सिंह नाम का एक मेरा पड़ोसी है, तो मैं याद रखा है कि हिम्मत सिंह कमीशन का काम करता है, कमीशन और ब्रोकरेज पे काम करता है हिम्मत सिंह। और करता नहीं है, लेकिन मैंने दिमाग में से बैठा लिया कि भाई करता है, ताकि जब भी एच आए तो मुझे हिम्मत सिंह याद आए, हिम्मत सिंह याद आए तो मैं सोचूं कि हाँ मैंने सोचा था कि हिम्मत सिंह कमीशन का काम करता है, तो मुझे याद आ जाए। एग्जाम से लिमिट कितनी है इसमें, 15,000। वही कमीशन फिर से वही 15,000 और वही रेट है 5%, ठीक है। तो ये कमीशन सारे में सेम है, एग्जाम से लिमिट भी और जो रेट भी। तो बस सेक्शन याद रखना है कि एच को कैसे याद रखूँ, वो आपके अपने हिसाब से जैसे भी आपके सुविधा बैठे। 194 आई है भाई साहब, रेंट पे करते हो ना, रेंट पे करते हो आप, तो रेंट पे जो भी करेगा वो क्या कटेगा, टीडीएस काटेगा। अब आई को कैसे याद रख सकते हैं, आई का याद रखने का तरीका, आई से मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है मकान, ठीक है, दुकान, उनका क्या मिलता है, रेंट, तो ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। इसमें जो है रेजिडेंट को अगर पेमेंट करते हैं तो काटेंगे, किसको, रेजिडेंट को। और जो एग्जाम्शन दी गई है वो कितनी दी गई है, वो दी गई है भाई 2,40,000 रुपये, बहुत एग्जाम्शन दी है इसमें। और चीज़ भी बड़ी है ना, मकान का किराया वैसे 5-4 हज़ार रुपये तो होता नहीं है इसमें साल का, तो 2,40,000 की एग्जाम्शन दी गई है एक फाइनेंशियल ईयर में, समझ रहे हो, एक फाइनेंशियल ईयर में। और इसके साथ में रेंट जो है, तो मैंने ये बताया कि आई से याद रख सकते हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी का रेंट होता है, लेकिन केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी का रेंट ही नहीं आता इसमें दो रेंट है, एक तो मशीनरी प्लांट का रेंट, मशीनरी और प्लांट इनका रेंट हो गया, और दूसरा हो गया आपका अदर, इनको छोड़ के कोई भी। तो मशीनरी प्लांट के रेंट पे तो 2% की रेट से कटेगा और बाकियों पे 10%, यानी इसमें मकान आ गए, अपनी मशीन आ गई। मशीन भी देते हैं लोग रेंट पे, तो रेंट पे कुछ भी दे सकते हो आपको, कोई वो तो है नहीं। उसके बाद में 15 नंबर की अपन सेक्शन की बात करते हैं, तो 15 नंबर की जो सेक्शन है वो 194 IA। इसको याद रखने का बहुत आसान तरीका है, आई का मतलब इमूवेबल, ए का मतलब असेट, यानी अब तो इमूवेबल असेट पक्की आ गई है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई कोई भी अगर आप प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हो ना, इमूवेबल प्रॉपर्टी जो की है, इमूवेबल प्रॉपर्टी देखो, क्या क्या लिख दिया मैंने, आप अगर कोई भी इमूवेबल, अब रुक यार क्या हो रहा है, ये चल रहा है नहीं आज, IMOVABLE, इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करते हो अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड को कभी भी टैक्सेबल नहीं किया जाता है, ठीक है। तो भाई इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, तो उस पर कोई भी आदमी हो, किसी रेजिडेंट को ट्रांसफर कर रहा है, ओ तो कितने % से काटेगा, 1% से, 1% से। इतना कम क्यों, क्योंकि जो मकान बिकते हैं बहुत ज़्यादा पैसे के बिकते हैं, तो ज़्यादा टैक्स नहीं ले सकते। लेकिन अगर पैसा जो मिल रहा है मकान के लिए, दुकान के लिए, जो भी बिक रहा है वो 50 लाख से कम है, 50 लाख से कम है, तो फिर कोई भी टीडीएस नहीं काटा जाएगा। 50 लाख से ज़्यादा है तो टीडीएस काटा जाएगा। उसके बाद में 16 की बात करते हैं। 16 नंबर पर कौन सा आ गया, 194 IB सेक्शन। IA आया, फिर अब IB आया। अब ये भी कुछ वैसा ही जुड़ा हुआ है, इमूवेबल प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है, लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ क्या है कि भाई रेंट जो है ना, रेंट इमूवेबल प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है रेंट। और रेंट कौन पे करे, कोई इंडिविजुअल या फिर HUF, ठीक है, ये पेमेंट करते हैं अगर रेंट का, ठीक है। तो उस केस में कितना टीडीएस काटेंगे, देखो लिमिट दी हुई सबसे पहले तो कि 50,000 रुपये पर मंथ से अगर कम रेंट पे कर रहे हैं, अप टू, कम मतलब 50,000 रुपये तक, इससे ज़्यादा करेंगे तो टीडीएस काटना है, अदरवाइज नहीं। तो 50,000 रुपये तक का रेंट कर रहे हैं तो नहीं काटना पड़ेगा, यानी 50,000 बहुत हो गया। 50,000 रुपये एक महीने का रेंट, मतलब कि बंगला विला ले सकते हो इसमें तो एक मस्त सा, तो लगभग वो लोगों को नहीं काटना पड़ेगा। लेकिन जो ज़्यादा ही भाई कोई ज़्यादा ही 5 स्टार होटल ही लेके बैठे हैं, 50,000 रुपये पर मंथ से ज़्यादा का रेंट दे रहे हैं, तो फिर 5% काटना पड़ेगा क्या, टीडीएस, ठीक है।
किसके लिए? ये इंडिविजुअल और एचयूएफ जिनको कि 194I में कवर नहीं किया गया है, उनके लिए ये एक सेक्शन और बना दी। अब उसके बाद बात करते हैं 17 नंबर की। 17 नंबर पे कौन सी आ गई भाई? 17 नंबर पे आ गई 194IC, ये वाली सेक्शन। IC, IAI, फिर IBI, अब ICI है, उसके बाद ID नहीं आएगी है ना। तो IC में क्या है भाई? IC में जो है वो है किसी भी जॉइंट डेवलपमेंट में, जॉइंट डेवलपमेंट यानी कोई चीज़ का डेवलप, जैसे अभी लोग क्या बोलते हैं, रियल एस्टेट डेवलपर होते हैं, उस हिसाब का हिसाब किताब है। उसमें अगर किसी को पेमेंट हो रहा है ना भाई, ठीक है, पेमेंट हो रहा है, तो फिर उसमें जो है 10% की रेट से काटा जाएगा, और इसमें कोई भी थ्रेशोल्ड यानी एग्जम्पशन लिमिट नहीं दी गई है, नहीं है। तो जॉइंट डेवलपमेंट में किसी को भी पेमेंट होता है 10% की रेट से काटा जाएगा, कोई एग्जम्पशन लिमिट नहीं है। ये है 194IC। आई से इमूवेबल प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई सारी आई से ये याद रख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद 18 नंबर की बात करते हैं अपन। तो 18 नंबर पे जो अपना आता है वो आता है 194J। ये बहुत आसान है, ये है अपना जो है आप किसी प्रोफेशनल सर्विस के लिए पेमेंट करते हो, प्रोफेशनल सर्विस पेमेंट। तो 194J में आपको TDS काटना होगा। और इसमें कोई भी आदमी अदर देन HUF और इंडिविजुअल, यानी कोई भी आदमी पेमेंट करने वाला हो, एनी पर्सन। HUF और इंडिविजुअल की देखो मैं एक बात बताता हूँ, HUF और इंडिविजुअल जो है ना, HUF और इंडिविजुअल ये पेमेंट करते हैं तो अधिकतर केस में ये TDS नहीं काटते, क्योंकि आप अपने घर पे किसी को बुलाते हो, जैसे कोई नल ठीक करने वाला, वो भी प्रोफेशनल है, तो आप उसका TDS काट के थोड़ी पेमेंट करोगे। तो इनको जो है अधिकतर चीज़ों से बाहर रखा गया है। बाकी कंपनी पेमेंट करती है तो उनको सबको TDS काटना होता है, मेनली सभी कंपनियाँ TDS काटती है। तो किसी रेजिडेंट को अगर पेमेंट कर रहे हैं भाई, ठीक है, और रेजिडेंट हो गई स्पेलिंग सही, हाँ जी, और कितने रुपए तक नहीं काटना होगा? 30,000 रुपये तक अगर एक ईयर में, एक फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट करते हो, ठीक है, सेपरेटली, क्या सेपरेटली, इच काइंड ऑफ पेमेंट सेपरेटली, ठीक है। मतलब एक मान लो कारपेंटर है, उसको बुलाया आपने, उससे आपने अपने दुकान का काम करवाया, 30,000 रुपये से कम दिया, नहीं TDS काटना। फिर आपने अपने घर का काम करवाया, उसमें आपने घर का काम तो नहीं होगा क्योंकि इंडिविजुअल नहीं काट सकता। आपने दूसरी दुकान का काम कराया, उसमें आपने 30,000 से कम दिया, नहीं काटना। तीसरी दुकान का काम कराया, उस 17,000 रुपये दिया, काटना है। ओके, तो हर पेमेंट का अलग अलग देखेंगे अपन। और इसके अलावा रेट जो होगी, वो रेट कितनी होगी इसमें? रेट होगी इसमें 10%। लेकिन एक और है कि आप जो है प्रोफेशनल को पेमेंट कर रहे हो, 30,000 रुपये से कम हुआ तो नहीं काटना, 30,000 रुपये से ऊपर हुआ तो 10% काटना है। लेकिन जो प्रोफेशनल है, अगर वो स्पेसिफिकली जो इस सेक्शन में एक अमेंडमेंट देके लिखा गया है कि कॉल सेंटर से रिलेटेड आदमी है, कॉल सेंटर चलाता है, तो फिर उस केस में 2% काटना होगा, क्या? TDS। ये स्पेसिफिकली रेट है ना, ये कहीं से ऐसा नहीं है कि x² - y² बराबर बीटा जेड, ऐसा कोई फॉर्मूला लगा के निकाली गई है, बस लिख देती है गवर्नमेंट वालों के जो मन में आता है वो रेट वो लिख देते हैं। तो इसमें कोई फॉर्मूला नहीं रटनी पड़ेगी, ठीक है। यही तो कॉमर्स की बढ़िया बात है कि यहाँ पे कुछ लॉजिक नहीं है। बस टैक्स में तो स्पेसिफिकली कोई लॉजिक नहीं चलता। टैक्स में तो जैसे गवर्नमेंट को जैसा घुमाना होता है, टैक्स एक तरीके का स्टेयरिंग है, गाड़ी को जिधर गवर्नमेंट को घुमाना होता है वो टैक्स उस हिसाब से सेट कर देती है। तो भाई इसमें कुछ नहीं कर सकते, याद करना ही पड़ेगा, क्या कर सकता है। उसके बाद में 194LA, ठीक है। तो इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है लॉन्ग टर्म असेट, LA लॉन्ग टर्म असेट। तो इसमें क्या होगा? इसमें देखो लॉन्ग टर्म असेट से रिलेटेड ये है कि कंपनसेशन ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन, SEQ लिख दूं क्या? एक्विजिशन समझ जाओगे, ठीक है। कंपल्सरी एक्विजिशन 194LA लॉन्ग टर्म असेट से याद करोगे कि भाई लॉन्ग टर्म असेट थी, उसका फिर हमारे पास बहुत बढ़िया मकान था, लेकिन वहाँ से रोड निकल रही थी तो सरकार ने उसको कंपल्सरी एक्वायर कर लिया। तो ऐसे स्टोरी बनाओगे तो याद आ जाते हैं, नहीं तो नहीं आएंगे। सेक्शन की हर एक सेक्शन की स्टोरी बना लोगे कुछ तो चीज़ें याद आ जाएगी, नहीं तो नहीं आएगी। किसको पेमेंट करना चाहिए? रेजिडेंट को, ठीक है। कितनी है एग्जम्पशन लिमिट? 2.5 लाख रुपए तक एक फाइनेंशियल ईयर में। अगर 2.5 लाख रुपए तक पेमेंट है तो फिर नहीं लेंगे टैक्स, और अगर 2.5 लाख से ऊपर हो गया तो सब पे 10%। ये हो गया काम। बहुत बढ़िया भाई साहब। उसके बाद में बात करते हैं 20 की। अब जो सेक्शन आ रही है वो थोड़ी सी अटपटी है, यानी नॉर्मल यूज़ नहीं होती है, नॉर्मल बहुत कम यूज़ होती है, क्योंकि ये स्पेसिफिकली कई चीज़ों के लिए दी गई है। तो 20 नंबर की जो सेक्शन है वो है 194LB। ये सेक्शन किस चीज़ की है?
ये है साहब इंटरेस्ट की। अब इंटरेस्ट की तो आप बोलोगे पहले भी आ चुकी है, 193 आ गई है, 193 आ गई है, वो आ गई है, लेकिन ये अलग से दी हुई है, स्पेसिफिकली बनाई गई है। ये किसके लिए बनाई गई है कि भाई कोई अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट फंड किसी नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करता है। किसको? नॉन रेजिडेंट को। यहाँ पे रेजिडेंट नहीं है, यहाँ पे नॉन रेजिडेंट स्पेसिफिकली लिखा हुआ, या फिर फॉरेन कंपनी को, तो फिर उस पर TDS काटा जाएगा 5%। कोई लिमिट नहीं है एग्जाम्शन की। अब ये क्या चीज़ है वो मैं थोड़ा समझा देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट फंड जो है वो बनाया सरकार ने कि भाई हमको हमारे देश में सड़कें बनानी रहती है, हमको पुल बनाने रहते हैं, ठीक है, बहुत सारे काम करने रहते हैं। अब पैसा कहाँ से आएगा? तो हमने बोला विदेशियों को कि भाई विदेशियों तुम हमारे भारत में आओ, पैसा लगाओ, ठीक है। वो बोले भाई पैसा तो लगा देंगे लेकिन आप बहुत टैक्स लेते हो, हम तो नहीं लगाएंगे, आप तो 40% टैक्स काट लेते हो। तो बोलेंगे कि साहब तुम पैसा लगाओगे ना इसमें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट फंड में, इसमें जो इंटरेस्ट तुमको मिलेगा ना उस पर देखो तुमको कितना मस्त ऑफर मिल रहा है, कितना मस्त डिस्काउंटेड ऑफर चल रहा है, सिर्फ 5% TDS काटेंगे। वो बोलेंगे अच्छा, बोले हाँ, बोले ठीक है फिर हम तो लगा देंगे पैसा। तो इसके लिए स्पेशल सेक्शन बनाया गया 194LB। मैंने कहा था स्टीयरिंग है, सरकार को जैसे घुमाना होता, सरकार को पैसा चाहिए था, सेक्शन बनाया, इंटरेस्ट पे 5% की TDS लगाया, और वो जो है विदेशी वो भागे भागे आ जाएंगे, क्योंकि 5% बहुत अच्छी रेट है भारत के हिसाब से, जहाँ पे विदेशियों पे 45 से 50% टैक्स लगा देती है सरकार। तो ये 5% तो बढ़िया फायदे का सौदा है। और 5% जैसा सौदा कहाँ मिलेगा विदेशियों को? तो विदेशी पैसा लगा देते हैं। तो इसके लिए सेक्शन बना दिया स्पेसिफिकली, ताकि जो इनकम टैक्स ऑफिसर है वो उनको परेशान ना करे, क्योंकि इनको बहुत मज़ा आता है परेशान करने में। उसके बाद में 21 नंबर की सेक्शन आती है 194 LBA। मैंने जैसे बताया कि अब आगे वाली सेक्शन जो है वो सारी ऐसी चलेगी जो स्पेसिफिक किन्हीं स्पेसिफिक चीज़ों के लिए बनाई गई है। तो 194 LB जो है वो है बिजनेस ट्रस्ट से रिलेटेड, ठीक है। बिजनेस ट्रस्ट की इनकम, बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट से इनकम जो होगी उसके लिए है। ये मैंने सही से लिखा क्या, फिर से लिखूं, समझ में नहीं आ रहा। इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, ठीक है। इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट का 194 LBA, इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। और इसके लिए किसको पेमेंट करेंगे अपन? यूनिट होल्डर को, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऑफ, तो यूनिट क्या होती है? यूनिट शेयर ही मान लो, शेयर मान लो, तो यूनिट से पेमेंट मिलता है। तो जहाँ भी पेमेंट मिलेगा भाई उसका 10% काटेंगे। अगर जो ये रेजिडेंट है पेई, इसमें कोई विदेशियों की ज़रूरी नहीं है, रेजिडेंट भी ले सकते हैं यूनिट को। और अगर जो पेई है, पेई यानी कि जिसको पैसा मिल रहा है वो नॉन रेजिडेंट आदमी है, तो फिर किस रेट पर कटेगा? उस रेट पर कटेगा जो कि उस फाइनेंशियल ईयर में बताई गई हो नॉन रेजिडेंट के लिए, नॉन रेजिडेंट के लिए, ठीक है। तो ये हो गई अपनी कौन सी 194 LBA, सेक्शन 194 LBA 22 नंबर पे आएंगे अभी ये सारी की सारी ना LBA, LCA, LBA और LBC, ये सारी बकवास सेक्शन है, अजीब अजीब सेक्शन है। बाकी ऊपर वाली तो सही थी सारी। LBC ये अगली सेक्शन आ गई भाई 22 नंबर की। अब इस 194 LBC में क्या है? इसमें है कि भाई जो इनकम सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट है ना, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, इसकी इनकम LBC, तो C से सिक्योरिटाइजेशन ऐसे प्रोनाउंस कर सकते हो, हालांकि सिक्योरिटाइजेशन S से शुरू होता है, लेकिन C से ही बना लो सिक्योरिटाइजेशन को तो याद हो जाएगा। सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट की इनकम प्रश्न में स्पेसिफिकली लिखा हुआ आएगा कि ये सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट की इनकम है, तो इस पर कितना टैक्स कटेगा। तो ये ज़रूरी नहीं है आपको पता करना कि सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट क्या होता है क्या नहीं होता, रट लो, क्योंकि मैंने कहा था यहाँ पे कोई लॉजिक काम नहीं करता। तो किसी को भी पेमेंट हो रहा है अगर सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट की इनकम का, तो भाई उसमें जो है 25% तो टैक्स काटा जाएगा। बहुत ज़्यादा होगा ना ये, पर होगा जो गवर्नमेंट के जो मन में आती है वो लेती है। अगर जिसको पेमेंट मिल रहा है वो इंडिविजुअल है या फिर HUF है। और अदर केसों में कितना काटा जाएगा? 30%। अगर कोई भी अदर पर्सन है, कोई भी लिमिट नहीं है एग्जम्पशन की, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो जितना मिलेगा उस पर काट लेंगे। 194 LBC सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, 194 LBC सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, 194 LBC सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, 194 LBC सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, 194 LBC सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट। उसके बाद में आती है 194 LC, ठीक है। इसको तो याद कर सकते हो, लोकल कंपनी। तो लोकल कंपनी क्या मतलब? इंटरेस्ट फ्रॉम इंडियन कंपनी,
यानी इंडियन कंपनी से अगर इंटरेस्ट रिसीव होता है तो वो 194 लोकल कंपनी में कटेगा। अब इसमें भी दी हुई है कि भाई जो है पेमेंट कौन करेगा, इंडियन कंपनी या फिर बिजनेस ट्रस्ट, ठीक है। और किसको पेमेंट करेगा, नॉन रेजिडेंट को, है ना। यहाँ पे नॉन रेजिडेंट फिर से लौट के आ गया है, नॉन रेजिडेंट या फिर फॉरेन कंपनी। तो इस पर कितना टैक्स कटेगा, देखो नॉन रेजिडेंटों के लिए अपन ने स्पेसिफिक कंसेशनल टैक्स रेट रखी है 5%, ताकि वो पैसा लेके आए। जैसा मैंने पहले भी बताया था आपको कि उनका पैसा हमको चाहिए, तो इसलिए हमने उनको छूट दी कि भाई टैक्स तुम्हें कम देंगे, हम कम लेंगे, तुम्हारे पास टैक्स पैसा लगाओ, तो वो लगा देंगे। अगर 50% टैक्स लोगे तो फिर वो पैसा नहीं लगाएंगे। चॉइस चॉइस नंबर पर जो है 194 LD आ गया, 194 LD। अभी मतलब ये वाली है ना, ये जो 194 LB से स्टार्ट होती है, LA, LB, LBA, LBC, LC, LD, ये दिमाग ख़राब करती है, तो इनको रट्टा मारना पड़ेगा। मेरे को बहुत बहुत बेकार लगती है। ऊपर वाली तो जैसे C है तो कॉन्ट्रैक्टर याद हो जाता है, J है तो पता हो जाता है प्रोफेशनल की है, बाकी D है तो पता चल जाता है कि इंश्योरेंस कमीशन की है, G है तो पता चल जाता है कि ये कमीशन एंड ब्रोकरेज की है, ये लॉटरी टिकट के कमीशन की है, ठीक है। H है तो पता चल जाता है कमीशन एंड ब्रोकरेज की है। ये मैं कैसे याद कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने लोगों के नामों के साथ इनको जोड़ा हुआ है, तो मेरे को वो याद, H से मुझे हिम्मत सिंह याद आते हैं, मुझे कमीशन एंड ब्रोकरेज याद आ जाता है। तो आप भी ऐसा करिए, इनको जो है नामों के साथ में जोड़ लीजिए, किसी भी अपने दोस्त यार रिश्तेदार के नाम के साथ एक सेक्शन को जोड़ दीजिए, तो सेक्शन आते ही आपको वो याद आ जाएगा कि ये किस चीज़ की सेक्शन थी, ठीक है। और उसके बाद में ये जो है, ये है इंटरेस्ट, ये भी इंटरेस्ट से रिलेटेड है, इंटरेस्ट ऑन सर्टेन बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ठीक है। तो इसमें कुछ एक बॉन्ड्स और स्पेसिफिक सिक्योरिटीज़ की बातें की गई है। किसी को कोई भी पेमेंट करे, इसका पेमेंट करने वाला कोई भी हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पेमेंट करने वाला नहीं लिखेंगे क्योंकि ऊपर वाली सेक्शन में भी नहीं लिखा, तो इससे आप डाउट में आ जाएंगे। तो ठीक है, ये किसको पेमेंट होगा, तो भाई इसमें भी वही है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, आई लिख दूँ, इंस्टीट्यूशनल FII बोलते हैं इसको, और क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर, मतलब विदेशियों की बातें चल रही है। और विदेशी जहाँ पे आएंगे कितनी रेट लगेगी, बताओ जल्दी बताओ, 5%। क्यों बुला रहे हैं भाई, ललचा रहे हैं, आ जाओ पैसा लगा दो, पैसा चाहिए और पैसा मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, कम टैक्स देके भी पैसा तो आ रहा है ना अपने पास में। अभी जो नई दो चार एक नई नवेली सेक्शन, नई नवेली दुल्हन है, ये 194M, ये एकदम नई दुल्हन है। ये है क्या भाई, ये है पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर कमीशन ब्रोकरेज, ठीक है। किसको, कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर कमीशन और ब्रोकरेज। तो ये भाई सेक्शन क्यों डाली, क्योंकि अपने कॉन्ट्रैक्टर के जैसे हमने सोच पढ़ा था 194C है, कमीशन के हमने पढ़ा था 194D है, 194G है, 194H है। तो फिर ये अलग से सेक्शन क्यों डाली, क्योंकि इन जो पीछे वाली सेक्शन है इनमें इंडिविजुअल्स को इंक्लूड नहीं किया गया था। तो अगर कोई इंडिविजुअल या फिर HUF, इंडिविजुअल या फिर HUF पेमेंट करता है, तो उस केस में अगर पेमेंट की अमाउंट जो है वो एक फाइनेंशियल ईयर में, यानी एक ईयर में रुपीज़ लिख दिया मैंने, 50 लाख से ज़्यादा है, तो उस केस में इनको इंडिविजुअल HUF को भी काटना पड़ेगा TDS। किस रेट पे काटेंगे, ये काटेंगे 5% के रेट पे, ठीक है। 50 लाख से ज़्यादा, यानी 50 लाख से ज़्यादा अगर कॉन्ट्रैक्टर को कोई आदमी पेमेंट कर रहा है, इसका मतलब वो पैसे वाला आदमी है भाई, तो उसको बोला कि भाई तू TDS काट और गवर्नमेंट को जमा करवा, तुझे TDS काटना पड़ेगा। और एक और सेक्शन दी गई है 194, ये कौन सी 26 194N। ये जो सेक्शन है, ये N से याद कर सकते हो, नोट नोट से याद कर सकते हो भाई, नोट कोई अगर निकालता है तो उस पर लगेगी। नोट निकालने का मतलब हो गया कि कैश विथड्रॉवल। अब इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी आदमी एक साल में 1 करोड़, मतलब एक बार में 1 करोड़ से रुपये ज़्यादा निकालता है ना, 1 करोड़ रुपये निकालता है, उससे ज़्यादा निकालता है, तो फिर 1 करोड़ से जितना भी ज़्यादा पैसा कैश में निकालता है, कैश, तो उसका 2% एक्सीडिंग 1 करोड़, 1 करोड़ से ऊपर जितनी अमाउंट होगी उसका 2% TDS काटेगा। कौन काटेगा, जो पैसा देगा। पैसा कहाँ से निकलाएंगे अपन, बैंक से या पोस्ट ऑफिस से, यहाँ से निकलाएंगे ना, तो ये लोग काटेंगे। किसका, जो पैसा निकलाएगा उसका। ये क्यों किया गया, ताकि ब्लैक मनी, क्योंकि 1 करोड़ से ऊपर पैसा कैश में निकल रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है मामला, तो उस पर टैक्स लगा दिया कि भाई तुम गड़बड़ करो, उससे पहले हमको टैक्स तो दे दो, ऐसी बात बोलती है सरकार। अब 194 जो है वो अलविदा हो गई है, तो अब क्या आ गई, 195 आ गई है। वाह, इतनी जल्दी आ गई।
जल्दी आगे भाई, अब तो ख़त्म होने वाला है, मतलब ये जो कार्यक्रम है हमारा उसका अंत करने वाले हैं। तो चलो, ये 195 क्या है? 195 भी इंटरेस्ट रिलेटेड सेक्शन है। अब भाई इंटरेस्ट इतने सारे आ गए, 195 में दोबारा इंटरेस्ट क्यों आया है, क्या करने आया है, बताओ तो सही, क्यों आया है गुरुजी? अभी बताते हैं भाई क्या दिक्कत है। यहाँ पे जो आया 195 इंटरेस्ट या फिर कोई और इनकम, अदर इनकम, अगर इसका पेमेंट किसी नॉन रेजिडेंट को हो रहा है भाई, नॉन रेजिडेंट को, यानी नॉन रेजिडेंट आदमी, यानी विदेशी आदमी को आप कुछ भी दे रहे हो, कोई भी दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, विदेशी आदमी को दे रहा है, तो फिर उस केस में उस रेट पे जो कि उस साल के फाइनेंशियल ईयर ने फाइनेंशियल जो एक्ट ने स्पेसिफाई की है उसको स्पेसिफाई, उस रेट से उसका टीडीएस काट लेना, नहीं तो तुमको उस एक्सपेंस की छूट नहीं मिलेगी जो तुमने उसको दिया है। ये 195 में 195 किसके लिए हो गया फिर? अंग्रेजों के लिए, ठीक है। 28 नंबर का, 28 नंबर पे आता है 196B। वो भाई 195 से सीधा 196, यार क्या बात। चलो, तो ये क्या है भाई? ये जो है वो है लॉन्ग टर्म। अभी 196B है ना, और ये 28 29 में यहीं लिख देता हूँ मैं, 196C है, और ये 30 लिख देता हूँ मैं, 196D है। ये फालतू की सी सेक्शन है और अटपटी भी बहुत ज़्यादा। चलो इनको भी अपन सल्टा देते हैं, साथ में सल्टा देते हैं सबको, है ना। तो ये तो है ये लॉन्ग टर्म LTCG, ठीक है। और ये किसके लिए है? ये है इंटरेस्ट और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, किस पे? बॉन्ड पे, GDR पे, ये सब विदेशियों के लिए, समझ रहे हो बात। और इनकम ऑन सिक्योरिटीज़, ये है इनकम ऑन सिक्योरिटीज़ के लिए, ये विदेशियों के लिए है सारी की सारी चीज़ें। तो ध्यान रखना 196B, 196C और 196D। 196B LTCG ऑन यूनिट्स, जो कि किस सेक्शन में बताई हुई है? 115AB। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ जाए कि भाई ऑन यूनिट्स 115AB LTCG इतना था, तो फिर सीधा सीधा लग जाएगा 196B। 196C लगेगा इंटरेस्ट, LTCG बॉन्ड, ये वो, और जो है 196D लगेगा इनकम ऑन सिक्योरिटीज। सारे के सारे विदेशी है यहाँ पे। जैसे मान लो ऑफशोर फंड आते हैं इसमें आते हैं जो फॉरेन इन्वेस्टर आते हैं, नॉन रेजिडेंट आते हैं, इसमें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आते हैं। कहीं भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर दिखावा दिख जाए और नॉन रेजिडेंट दिख जाए और ऑफशोर फंड दिख जाए, तो समझ जाना कि ये वाली सेक्शन है। अगर LTCG का इंटरेस्ट, LTCG बॉन्ड का नाम आ रहा है, इनकम ऑन सिक्योरिटीज़ का नाम आ रहा है, तो इसके केस में 10% से काटेंगे, कोई एग्जाम्शन लिमिट नहीं होगी। इसके केस में 10% से काटेंगे, कोई एग्जाम्शन लिमिट नहीं होगी। इसके केस में 20% से काटेंगे, कोई एग्जाम्शन लिमिट नहीं होगी। और भाइयों बहनों, ये देखो मैं अच्छा कलर ले लेता हूँ, ये मैं ले लिया, और ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है समापन TDS की सभी सेक्शनों का। तो कैसी लगी वीडियो बताना ज़रूर, और साथ में क्या करना, ये जो लाइक का बटन होता है कैसा होता है? देखो मैं बना के दिखाता हूँ, मुझे आता है क्या बनाना। ऐसा होता है, हाँ, ये उल्टा बना देगा मैंने, यूँ होता है ना। हाँ, इस लाइक के बटन को दबा देना, दबा देना, और शेयर भी कर देना वीडियो को। और इस वीडियो को 3 4 5 6 7 बार सुन लेना। पहले सुनना 1 की स्पीड पे, फिर 1.5, फिर 2, फिर 2.5, फिर 4 की तो आती नहीं शायद। जॉगिंग वॉकिंग करते टाइम 3 4 बार सुन लोगे, सारी सेक्शन रटी जाएगी, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई लोग, ये थी आज की वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।